नमस्कार, एवन पंचायत में आपका स्वागत है। आज की पंचायत में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। आज की पंचायत में जो सवाल जवाब होंगे उसमें पंच के तौर पर मौजूद हैं, उनका मैं पहले आपसे परिचय करवा दूं। मेरे दाईं तरफ हैं अनिल आर्य जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय यादव जी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ में यादराम बंसल जी भी हैं, जो गुड़गांव में रहते हैं, पत्रकारिता काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। सबसे पहले बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे कुलदीप जी। जो बीजेपी का आपने साथ छोड़ा, जिस भी वजह से आपने पूरा बताया, 3 साल कैसे लग गए धोखेबाजी उनकी समझने में? पर देखिए, 3 साल लगातार मैं प्रयासरत था कि किसी तरीके से इनकी फितरत को बदला जाए, क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है जब भी गठबंधन हुआ उनकी सरकार बनी, क्योंकि मैं एक फ़र्क किस्म की सरकार कर देना चाहता था, फ़र्क किस्म का काम करना चाहता था, और वो तब कर सकता है जब सरकार हमारी बने। तो 3 साल लगातार मैं इनके साथ जलाल झेलता रहा कि वे किसी तरीके से गठबंधन बना रहे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो हमें छोड़ना पड़ा फिर इनको। लेकिन हालात बीजेपी ने ऐसे पैदा किए जिसके हालात की वजह से मुझे इनको छोड़ना पड़ा। एक कुलदीप जी, एक सवाल और उठता है, जैसे विनोद शर्मा जी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन मजबूरी है या समय की ज़रूरत है? देखिए, अलायंस 1 और 1 11 होता है हमेशा, और विनोद जी के आने से निसंदेह हमारा अलायंस होने से हमें मजबूती मिली है। तो आपको क्या लगता है, कितना ये आपका जो मजबूती कितनी मिली है आपको? देखिए, विनोद जी का अपना जनाधार है, एक बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं जिनका 45 साल का लगभग राजनीतिक अनुभव है, और पंजाब में भी राजनीति की, चंडीगढ़ में भी की, हरियाणा में भी जब आए हैं तो राजनीतिक अनुभव भी उनका है, और उनका अपना एक वोट बैंक भी है। तो इन दोनों बातों का हमें लाभ मिलेगा। 18 साल आप सत्ता से दूर रहे हैं, तो ऐसे में आपके समर्थकों में काफ़ी निराशा है, तो उसको कैसे आप संभालते? देखिए, आज निसंदेह 18 साल हम सत्ता से दूर रहें, लेकिन आज हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे नेता है या हमारा वोटर है या आम वर्कर भी है, उनमें ज़बरदस्त जोश आया है अलायंस तोड़ने के बाद, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था लोकसभा चुनाव के आसपास आते आते कि वो भी घुटन महसूस कर रहा था इस अलायंस के अंदर। तो अलायंस टूटने के बाद उनमें ज़बरदस्त एनर्जी आई है, और जिस प्रकार अलायंस टूटने के बाद 2 रैलियाँ हमारी हुई, एक घरौंडा में, एक करनाल के अंदर, ज़बरदस्त रैली थी। और अलायंस तोड़ने के बाद जब मैं दिल्ली आया हूँ तो अम्बाला से लेकर कुंडली तक ढोल धमाके, नगाड़े, पटाखे, मतलब मैंने ऐसा जोश लोगों में कभी देखा नहीं। तो जोश आया। 18 साल उनको लग रहा है कि सत्ता की दहलीज पे पहुंचे हैं अभी हम, कि बीजेपी हमारे साथ एंड में धोखा करती, ये उनके दिमाग में भी था कि हमारी शायद सरकार ना बन सके। अब उनको लग रहा है सरकार बनेगी। लेकिन आपने जब गठबंधन तोड़ा था, जब आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव में ही इन्होंने आपकी खिलाफत की थी, तो उसके बाद अब तक इतना समय किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव में निसंदेह इन्होंने हमारे साथ खिलाफत की। मुझे हराने में बहुत अहम योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा, और मैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रयास कर रहा था कि फितरत में, सोच में बदलाव आ जाए। वो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इनकी सोच बदल नहीं पाया। ये कहा जाता है कुलदीप जी कि जो महारत चौधरी भजनलाल जी को राजनीति की थी, वो आप में वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं कमी, परिपक्वता की बात करें, राजनीति की बात करें, या जोड़ तोड़ की बात करें, समझदारी की बात करें, फैसले लेने की बात करें, तो आप में वो बात नहीं दिखाई देती है जो चौधरी भजनलाल में थी। चौधरी भजनलाल जी का मेरे साथ मुकाबला करना ही मेरा चौधरी भजनलाल जी का अपमान है, और मेरे साथ अन्याय है, क्योंकि वो ही वॉज लार्जर देन लाइफ फिगर। और मैं समझता हूं कि पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में पाताल और आसमान का फ़र्क है। चौधरी भजनलाल जी की राजनीति के अंदर लोग जबान देते थे और जबान पे खड़े रहते थे, जबकि मेरे साथ पल पल पग पग धोखा हुआ है। तो धोखा अगर मैं कर देता तो शायद मैं बेहतर राजनीतिज्ञ बन जाता, बीजेपी या और लोगों की तरह। मैंने सिद्धांतों की राजनीति की है, निस्वार्थ होकर जनता की राजनीति की है, इसलिए शायद कई लोगों को ये लगता है कुलदीप बिश्नोई राजनीति में फैसले सही नहीं ले रहा। अगर मैं बीजेपी के साथ अंत तक रहता और अंत में आके मुझे दबा के, जैसे लोकसभा मेरे साथ करनाल सीट लेके सिरसा दे दी, वो बेहतर रहता, या आज मैंने जो फैसला इनको छोड़ने का लेके एक ट्राई कर रहा हूँ, जनता के अदालत में जाके जनता फैसला करे, वो बेहतर फैसला है। लेकिन जैसे मैं पहले भजनलाल जी की बात करी, उनके पास विधायक आते थे, आपके पास से विधायक जा रहे हैं, क्या? देखिए, विधायक कौन से नेता, या मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में एक नेता ऐसा बता दो जिसके पास से विधायक छोड़ के नहीं गए हों। मायावती के यूपी में, राजस्थान में 4 बने, चारों छोड़ के चले गए। 1972 में 82 में चौधरी देवीलाल जी के सारे विधायक छोड़ के चले गए। 1993 में चौधरी बंसीलाल जी के सारे विधायक छोड़ के चले गए। तो क्या उन नेताओं को राजनीति नहीं आती, देवीलाल जी को, बंसीलाल जी को या मायावती को?
धोखा देने ऐसे हालात बनते हैं, बहुत कम नेता होते हैं हमारी तरह के जो सिद्धांतों पे खड़े रहते हैं। मैं भी बिक सकता था, मैं भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन मैंने अपने स्थान पे खड़ा रहा कि सिद्धांत बेचूंगा नहीं अपने आप को। तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए, कमजोरी नहीं मानना चाहिए। आपके बारे में एक चीज़ और कही जाती है, जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जनाधार है, उनकी पार्टी का जनाधार हिसार तक या उसके आसपास तक सीमित है। देखिए, शायद उनको हरियाणा के तथ्य नहीं पता है। विधानसभा का रिजल्ट आप ले लीजिए, विधानसभा के रिजल्ट, पिछले रिजल्ट में मेरे 6 एमएलए बने हैं और 6 के 6 एमएलए डिफरेंट एरियाज़ के बने हैं। करनाल जिले थे, पानीपत जिले थे, महेंद्रगढ़ जिले से, अलग जिलों से बने हैं और अलग अलग जाति के बने हैं। तो शायद उनको हरियाणा के जो डेमोग्राफी उनके इतिहास उनका नहीं पता पूर्ण रूप से। इस बार आपको क्या लगता है कि आपको जनता क्यों वोट देगी आपकी देखिए, पार्टी हमारा मेरे एक तो लोग, आज समय है, लोग, हर आदमी चाहता है कि ईमानदार आदमी लीड करे हमें, और मेरी ईमानदारी, मेरा संघर्ष और जो हमारी विजन है, जैसे मैंने अभी मेरा विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया था, संकल्प पत्र, समान विकास, समान रोजगार, जवाबदेह और ईमानदार सरकार। तो मैं समझता हूँ लोग इस बार हर हालत में, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों को आजमा के देख लिया, चौटाला ही गुंडा नीतियों को लोग चाहते नहीं हैं, और बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि भाई इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर, वो मैं डिटेल बाद में आता हूँ, बीजेपी ने ये धोखेबाज पार्टी, जो कुलदीप की नहीं हुई, भगवत दयाल शर्मा जी की नहीं हुई, देवीलाल जी की नहीं हुई, बंसीलाल जी की नहीं हुई, कुलदीप की जनता कैसे हो जाएगी। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके एल के अडवाणी तक जो उनको धोखा दे सकती है, वो जनता को धोखा देने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगी। तो इसलिए लोगों के पास एक ईमानदार और सही विकल्प कुलदीप बिश्नोई बचा है। एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप उसका जवाब वैसे आमतौर पर देते नहीं हैं। जो गठबंधन टूटा है उसकी ये कहा जाता है कि हरियाणा के जो नेता थे, तो वो कौन ऐसे लोग थे, कौन ऐसे नेता थे जिनकी वजह से धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई और आखिरकार टूट गई डोर? देखिए, सारे ही नेता इसके अंदर हैं जी। ये जो स्टेट यूनिट है तकरीबन सारी स्वार्थी हो गई थी इसके अंदर, 1-2 नेताओं को छोड़कर। और जो हमने बात की जो जनाधार की, आपने उसका बताया, जवाब भी दिया। ऐसी ही बात जो आपके सहयोगी हैं विनोद शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जो जनाधार है वो हाईवे बेल्ट तक ही सीमित है, आपका हिसार तक सीमित है, आपके पास उम्मीदवार भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे नहीं पता कौन लोग ऐसी बात कहते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो मेरी पार्टी बने सिर्फ 1 साल हुआ था और ना मेरे पास काडर बनाने के समय मिला मुझे, ना मेरे पास उस वक्त अच्छे नेता जोड़ने का समय मिला मुझे। उसके बावजूद ही मैं 90 के 90 हलकों के अंदर कैंडिडेट खड़े किए। एक का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वो 15 मिनट लेट पहुंचा था। तो 89 सीट्स पे अगर मैं उस वक्त चुनाव लड़वा सकता हूँ, आज मेरी पार्टी के अंदर 42 एक्स एमपी, एक्स एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, और आज मेरे पास हर हलके के अंदर 4 से लेकर 9 कैंडिडेट्स हैं। मुझे नहीं पता ये डेटा कौन ऐसा कह रहा है, कैंडिडेट्स मेरे पास नहीं है। अब उस वक्त विरोधी कहते हैं मेरे को तो मेरे पास तो उम्मीदवार ही नहीं मेरे पूरे हो पाएंगे। मेरे पास इस वक्त कैंडिडेट्स को किसको दूं, उसमें जो हमारे को चिंतन करना पड़ रहा है। कैंडिडेट नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं। चलो, एक आप सवाल लेना चाहेंगे? हाँ, मैं सवाल लेना चाहूँगा। कुलदीप जी, एक बड़ा कॉमन आरोप है बीजेपी वालों का आपके ऊपर कि आपके अंदर एरोगेंसी बहुत है। आपने ना तो उनको तवज्जो दी, ना मान सम्मान दिया, और यहाँ तक कि उनके फ़ोन तक आपने नहीं उठाए। और ये एक बहुत बड़ा वजह रही आपका गठबंधन टूटने की। जब लोकसभा के चुनाव थे उस दौरान भी एक बार भी आपकी तरफ से प्रयास नहीं हुआ कि आपके क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की रैली हो या किसी और बड़े पार्टी के जो लीडर थे बीजेपी के, उनकी रैली हो, या आप उनके रैलियों में नहीं गए। ये जो एरोगेंसी वाला फैक्टर है, ये क्यों बार बार आता है और इसका होता क्यों है? देखिए, ऐसा है, मेरे खिलाफ बोलने के लिए इन किसी लीडर के पास कुछ नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने के लिए मैं एक सभ्यदार छवि का साफ आदमी हूँ। ना किसी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कोई केस है, ना कि मैं उल्टे काम करता। तो इस प्रकार की बातें कि कुलदीप मिलता नहीं है, कुलदीप एरोगेंट है, यही बातें करने की इनके पास हैं। मैंने रथ यात्रा की। रथ यात्रा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। सारा पैसा मेरा लगा, सारी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं की लगी। मेरे रथ के ऊपर 9 फोटो लगे थे। 7 फोटो बीजेपी के नेताओं के थे, 2 हमारे थे, चौधरी भजनलाल जी का और मेरा। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, सरसा हमने रैली की, स्थापना दिवस हजका का था, मुख्य अतिथि हमने सुषमा जी को, गडकरी जी को बनाया। रथ यात्रा का समापन हमारा हुआ, स्थापना दिवस हजका का था। तवज्जो आप कह रहे हैं, तवज्जो नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री हमने अरुण जेटली साहब को बनाया। ये सिर्फ झूठ, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास झूठ बोलने का इतिहास रहा है। कुलदीप जी, इसमें दल बदल की जो बात आती है उस पर आप क्या कहेंगे? इसकी पहले से भी काफ़ी शुरुआत हुई थी और 5 साल पहले जब आपके विधायक गए थे, आपका केस भी अदालत में विचाराधीन है। वो आपको क्या लगता है, दल बदल की जो दीमक है वो कहीं ना कहीं नुकसान किस तरीके से प्रजातंत्र को? देखिए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिकारक है, मैं पॉइजन है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा।
क्योंकि आदमी एक वोट लेता है किसी पार्टी के खिलाफ और किसी पार्टी के नाम पर, वो जीत के अगर उसी पार्टी में जाके बैठ जाता है तो वोटर्स के साथ डेमोक्रेसी का कत्ल है सरेआम। तो मैंने स्पीकर के आगे बहुत जिरह करने के टाइम पे मैंने ये भी रिटर्न में उनके पास है, मैं लिखा भी था, मैंने कहा आने वाले समय में आपको विधानसभा में परमात्मा को आवाज़ देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो हालांकि दुर्भाग्य है कि सब्जुडिस मैटर ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा मैं, हमारा दुर्भाग्य है कि समय लग जाता है नतीजे आने में, जब तक नतीजे आते हैं उसका पर्पस डिफीट हो जाता है सारा का सारा, जो मेरे साथ हुआ है। इन्होंने शरेआम इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक काम किया, लेकिन 5 साल से हम धक्के खा रहे हैं कोर्टों में। अब फैसला आ भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने 5 साल लड़ाई खा ली उन लोगों ने। कार्यकर्ताओं को आप क्या चीज़, कौन सी ऐसी बात कह रहे हैं कि जिससे वो एकजुट होकर के पूरी हिम्मत के साथ वो डटे मैदान? 18 साल का वनवास ख़त्म होने का समय आया है, सबसे बड़ी बात यह है, और वो उसको लेकर जनता के बीच हमारे लोग जा रहे हैं। और जो लोग एजुकेट करने की बात मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि भाई आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देखिए, लोकल कैंडिडेट तो कम देखिए, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द कंट्री है जो भाग्य विधाता होता है किसी का भी। तो आपको चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है उसको देख के वोट दीजिए। आपके पास ऑप्शन जो हैं उसमें जो ईमानदार बेदाग छवि का लगे उसको आपको वोट देना चाहिए। वो मेरे कार्यकर्ता एजुकेट करते हैं लोगों को। विनोद शर्मा जी अपने बचपन के दोस्त के साथ भी नहीं रहे, उनके भी नहीं हुए, आपको कैसे लगता है कि आपके साथ वो रहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी के अंदर नहीं आए हैं, उनके साथ मेरा अलायंस हुआ है विनोद शर्मा जी के साथ, और वो एक जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए उनको हमारे साथ अलायंस, हमने मिलकर अलायंस किया आपस में। और अगर वो हुड्डा साहब के साथ बचपन के दोस्त हैं तो मेरे पिताजी के साथ भी बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं उनके। तो राजनीति में रिलेशनशिप है, उसको आगे बढ़ाने का हमने काम किया। जी कुलदीप जी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एवन पंचायत में। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई जी से, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कुलदीप जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, जो आपका संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, उसमें आपने कई ऐसे वायदे किए हैं जो सही नहीं लगते या सवाल उन पर उठ रहे हैं। जैसे आपने टोल फ्री हरियाणा की बात कही है, तो हरियाणा की जो सड़कें हैं वो तो पहले से ही खस्ता हाल हैं, और टोल अगर बंद हो जाएगा एक दो जगह जहाँ पर भी है तो कैसे सड़कों को मेंटेन करेंगे? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन के तरीके और भी होते हैं, सिर्फ टोल एक जरिया नहीं होता है। एक आम आदमी को जिससे तकलीफ होती है, चाहे वो जैम में फंसे, चाहे वो पैसे देने की बात हो, ऑलरेडी पीपल आर पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स जनता दे रही है, ये एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट उनसे क्यों ले रही है? एक पॉपुलर डिमांड है लोगों की भी टैक्स फ्री होना, टोल टैक्स हटना चाहिए। तो जो स्टेट की सड़कें हैं जहाँ पे टोल लगाया है वो पहली कलम से हम हटाएंगे, और जो नेशनल टोल है उस पर हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। सबसे बड़ी लेकिन मेरे संकल्प पत्र में आपने कहा कि कुछ बातों पे सवाल उठे हैं, तो मेरे संकल्प पत्र के अंदर जो मैंने तैयार किया है वो बहुत मेहनत से 9 साल जो लगातार मैं जुड़ाव लोगों से रहा, चाहे टेक्ट्री जो लोगों उसमें कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कुलदीप बिश्नोई गवर्नमेंट में आने के बाद पूरी ना कर सके। आपका विजन जो है वो बहुत बढ़िया है, 79 पॉइंट एजेंडा जो आपने बनाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सभी कामों को पूरा करने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से जुटाया जाए? तो रेवेन्यू जनरेशन के तरीके से मैंने कहा, आज मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहूँगा। चंडीगढ़ प्रेस से मैंने यही बात कही थी कि भाई मेरा एक विजन है, कुलदीप बिश्नोई आंसरेबल है लोगों को, क्योंकि मेरी राजनीति बहुत लंबी पड़ी है अभी। आई एम जस्ट 45 ईयर्स ओल्ड। अगर आज मैं अपना संकल्प पत्र, तभी मैंने संकल्प पत्र में क्लियर कहा कि मैं ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, वो सब मैंने नहीं किया जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस टाइप की बातें मैं नहीं कर रहा जो पूरी ना कर सकूँ, क्योंकि मैं जवाबदेह हूँ लोगों का। अगर इस बार लोग मुझे वोट दे देंगे और मैं संकल्प पत्र की कोई बातें पूरी ना कर पाऊँगा, दोबारा कैसे लोगों को भी बजाऊंगा? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं वही बातें इसमें लिखी हैं जो मैं पूरी कर पाऊंगा। आज हरियाणा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आपको लगता है ज़रूरत है? जनता को हरियाणा में समान विकास, समान रोजगार और एक ईमानदार और जवाबदेह सरकार देना। लेकिन हुड्डा साहब तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास करवाया है। वो लोकसभा के रिजल्ट दिख रहे हैं कि विकास कितना हुआ है हरियाणा में। 10 में से 9 सीट आ रही है कांग्रेस, और वो जनता ने अपना मैंडेट दिया उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आगे क्या लगता है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस वाइप आउट है हरियाणा के अंदर, और मैं समझता हूँ चौटाला का ग्राफ डे बाय डे डाउन जा रहा है। मैं तो पहले भी उनको फाइट में नहीं मानता था, और भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। जब पार्लियामेंट के अंदर 10 में से 8 में से 5 नेता इन्होंने इंपोर्ट किए हैं पार्लियामेंट में, तो 90 विधानसभा में कहाँ से लेकर आएंगे? इन पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर भी रूरल हरियाणा के अंदर मेरे लोगों ने इनके बस्ते उठाए हैं। इनके पास तो एजेंट नहीं थे गाँव के अंदर, वोटर दूर की बात है। अभी हाल ही में एक नेता हैं, हाँसी से ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ टिकट के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं जो नेता हैं बीजेपी के।
आप बीजेपी के साथ रहे, आपको लगता है कि बीजेपी में खरीद फरोख्त होती है? ये देखिए, लांछन लगते रहे हैं। जब मैं इनके साथ था तब भी कहीं ना कहीं बातें उड़ के आती थी। कुछ नेताओं का नाम मैं लूँगा उनके बारे में कि पैसे दे के टिकट दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप जो है किसी न किसी बैसाखी का साथ ले रहे हैं, भाजपा छूट गई तो आप जो है शर्मा जी की जनचेतना में उनके साथ होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश में आपका अपना खुद का एक जनाधार है और उसके आधार पर आप प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं? देखिए, जनाधार है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा बहुत ज़बरदस्त जनाधार है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अगेंस्ट कांग्रेस वोट है या अगेंस्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, जो वो उसमें विभाजन ना हो, और जो विनोद शर्मा जी का भी अपना वोट बैंक है वो हमारा यूनाइट होकर हम विधायक बना सकें, सरकार बना सकें। तो ये एक पॉलिटिकल सोच के तहत हमने किया। तो इस समझौते में भी टिकट का बंटवारा होगा, जैसे 45-45 का? 45 तो नहीं है, हमने विनेबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, और कैंडिडेट्स जिसके पास अच्छे होंगे, जो विनिंग होगा वो होगा। 45 का नहीं। एक कथनी और करनी की बात करें तो एक चर्चा पीछे थी कि आपने कहा कि चुनाव हार गए तो संन्यास ले लेंगे, फिर आपके समर्थकों ने आप में जोश फूंका और आप फिर आ गए, तो इसके पीछे क्या मतलब? देखिए, मैंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने ये कहा था कि 1 हफ्ते के बाद नतीजा आ रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ चौटाला फैमिली को कि अगर मैं राजनीति से मैं हार गया इस हार से तो मैं संन्यास लूँगा। तो मेरा चैलेंज वो एक्सेप्ट करें कि अगर हारते संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने चैलेंज किया था, मैंने वादा नहीं किया था, फिर ही मेरी वाइफ ने भी इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा मंजूर भी हुआ। एमएलए पद छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, गांव का सरपंच भी नहीं छोड़ता आदमी। तो हमने मन बना लिया था कि भाई जो आदमी, जो पब्लिक या जो लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिया है, मेरे किस पाप की सजा दी, मेरी ईमानदारी के खिलाफ वोट दिया है, तो वो भुगते हुए मैं तो राजनीति छोड़ रहा हूँ। इसी घर के अंदर 2.5 दिन तक लोग भूखे प्यासे बैठे रहे, हमारे कार्यकर्ता नेता, कि हमारा क्या खोट है। जिन लोगों ने 4,62,000 लोगों ने आपका वोट दिया, हरियाणा की जनता जो आपको मुख्यमंत्री देखना चाहती है, तो उनका क्या खोट है। कुलदीप जी, आपने चेहरे की बात की है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आपकी छवि भी दागदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता आपको मौका नहीं दे रही है। क्या आपको कारण लगता है कि जनता समझ नहीं पा रही है जो आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, पिछली बार हमारा पार्टी नई बनी थी, इसलिए मैं जनता का दोष इसमें नहीं मानता हूं। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये हमारा सेकंड ट्राई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता मेरी संघर्ष को और मेरी ईमानदारी को अवश्य आशीर्वाद देगी। लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं हारा हूँ, कैसे हारा हूँ वो सारी दुनिया जानती है कि मुझे हराया गया है। अब आपके बीजेपी से संबंध टूट गए हैं, तो आपको बीजेपी का भी मुकाबला करना है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मुकाबला करना है, तो बताइए कि दोनों के साथ आप कैसे निपटेंगे एक साथ? देखिए, मुकाबला करेगी जनता। मैं सबसे बड़ी अदालत देश की जनता होती है, और मैं जनता की अदालत के अंदर मैं जा चुका हूं, और मेरे 30 हल्के भी जनता के बीच में मैंने सच्चाई रखी है, और बीजेपी का भी खुलासा करना मैंने शुरू किया जो मेरे साथ इन्होंने किया। तो फैसला आखिर में जनता ने करना है। तो मुकाबला जनता का भ्रष्टाचारियों के, गुंडा तत्व के और धोखेबाजियों के खिलाफ है, और न्याय का साथ जनता देगी। वो फैसला मुकाबला जनता का इनके साथ है। मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ, इनके साथ रहूँगा। अब आप बताइए कि आपके वो मुद्दे कहाँ जाएंगे जो हुड्डा के खिलाफ जमीनों के घोटालों को लेकर होते थे, और शर्मा जी तो खुद ही नौकरियों की बात करते हैं, जमीन घोटालों की बात ही नहीं करते। तो कुलदीप जी बताइए, आपने लाठीचार्ज खाया था, डंडे खाए थे, उनका क्या होएगा? देखिए, मैं जैसा विनोद शर्मा जी ने भी कहा, कुलदीप बिश्नोई हमारा सीएम का कैंडिडेट है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है फैसले उसने लेने होते हैं। मैंने जितने मुद्दे उठाए, मैंने संकल्प पत्र में भी लिखा है, ऐसी डेढ़ की ज़मीन वापस दूंगा किसानों को। ये कोई छोटी बात नहीं, फैसले मैंने लेने हैं। 9.5 साल की जो आप बात कर रहे हैं, 9.5 साल विनोद शर्मा जी को दूसरा मुख्यमंत्री कहा जाता था। जितने भी फैसले हुए, जितने भी आरोप लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें उनको अलग नहीं किया जा सकता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। देखिए, विनोद जी के बारे में जवाब ज़्यादा वही दे पाएंगे, लेकिन मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि लगभग 1.25 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद 1.25 साल अपनी पार्टी बना के संघर्ष किया। तो इन अ वे वो सरकार से दूर हो चुके थे इलेक्शन से 1.25 साल पहले। लेकिन अगर आज वो छोड़ते, जैसे आज जो बीजेपी के अंदर छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस के, जैसे सिटिंग एमएलए हैं या अभी वाले, वो एक मौका परस्ती की बात होगी कि अभी वो पासा बदल रहे हैं। आपने कभी विनोद जी से पूछा, अब आपके साथी हैं, आपके पार्टनर हैं, कभी उनसे पूछा कि कांग्रेस में क्या हुआ था, क्यों आ गए? बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है हमारी उनसे, पर ये मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं बता पाऊंगा इस वक्त। कोई एक खास वजह आपको? कुछ भी नहीं बता पाऊंगा इस वक्त, क्योंकि वो हमारी आंतरिक बात है। लेकिन मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे सरकार के खिलाफ अवश्य मिली है, जो हमें बहुत अहमियत साबित होगी आने वाले समय में मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई करने में। गठबंधन की बात आती है तो ये भी कहा जा रहा है कि और कुछ नेता आपके साथ जुड़ेंगे।
गोपाल कांडा का नाम सबसे पहले आता है, तो गोपाल कांडा के साथ कब आ रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल गोपाल कांडा के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं करेंगे हम किसी भी हालत में। क्या बीएसपी के साथ करेंगे? देखिए, राजनीति में आगे क्या होगा कुछ भी संभव है। आज की डेट में जैसे मेरा आपने कांडा के लेकिन लिए ये कहा, ये मतलब तय है कि गोपाल कांडा से नहीं करेंगे। गोपाल कांडा जी से हम नहीं कर रहे कोई अलायंस, लेकिन हमारा आगे किससे अलायंस हो सकता है बीएसपी कल से कोई बातचीत, कोई चर्चा इस किस वक्त स्टेज कोई पे? इस पे कुछ नहीं मैं बोल पाऊंगा, आपके लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कोई ना कोई राजनीति खिचड़ी में पक रही है। राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने तो हुड्डा के 10 कुलदीप दरवाजे जी आपने कहा कि लोकसभा की 10 में से 9 हुड्डा के सीटें। नहीं, हुड्डा साहब से ना मेरी को मीटिंग हुई और 7 जन्म तक हुड्डा के दरवाजे कुलदीप बिश्नोई नहीं जाएगा और ना अपने दरवाजे आने देगा। कुलदीप जी 10 में से 9 सीट कांग्रेस ने हारी अपनी, अभी आपने कहा कि उनका जनाधार नहीं है और आप भी 2 सीट हार गए। आप कैसे मान रहे हैं कि 90 की 90 सीट पे आपका जनाधार है? दूसरी बात, बीजेपी ने 7 सीट जीती, भले ही उधार के कैंडिडेट से जीती, और 52 सीटों पर जो विधानसभा क्षेत्र की है उनमें वो आगे रहे। आप उनका जनाधार बता रहे हैं कि नहीं है और अपना कह रहे हैं कि है, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, अब आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है कि 10 में से जो 8 सीटें जीती हैं हम लोगों ने मिलके 7 सीटें, वो अकेला बीजेपी ने जीता है, वो अलायंस जीता है गठबंधन के। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे नेताओं ने पूरे हरियाणा के अंदर उनके बस्ते उठाए, वर्कर नहीं थे इनके पास गांव के अंदर, काफ़ी वार्डों में, शहरों के अंदर ही मेरे लोगों ने बस्ते उठाए। देखिए, मेरी मेहनत में या मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जिस जो षड्यंत्र के तहत किया गया, कुछ इलाकों में लार्ज स्केल पे बूथ कैप्चरिंग हुई, चौटाला पार्टी ने एक खराब सीढ़ी बांटी और इन लोगों ने जिस प्रकार से बैक स्टैब किया, उस इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मैंडेट मेरे खिलाफ हो जाएगा कि सीढ़ी का इतना असर पड़ेगा जो गलत सीढ़ी बनाई लोगों ने। आप चंद्रमोहन जी के बीच में तनाव की खबरें आती हैं, टकराव की खबरें आती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे। चंद्रमोहन जी मेरे पिता समान है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, हर फंक्शन में मेरे साथ होते हैं। अभी भी कोई बात गाइड करनी होती है तो राय में लेता हूँ। हमारा टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता, दूर दूर तक नहीं है बात ये। आप ये कहते हैं कि जनता विरोधियों को सबक सिखाएगी, विरोधी पार्टियों को, लेकिन एक नेता होने के नाते आप उनको कब सबक सिखाएंगे, जैसा कि आपके ये पिताजी सरकार सिखाते बनने थे? के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो गलत काम लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा पर्सनल एनिमोसिटी, पर्सनल रंजिश मेरी किसी से नहीं है। मैं किसी को पर्सनल रंजिश के तहत सरकार बनने के बाद तंग नहीं करूंगा। ये इट्ससेल्फ एक रिजल्ट होगा। अगर जनता मैंडेट मुझे आशीर्वाद देती है और हमारी सरकार बनती है तो ये इट्ससेल्फ उनका दिमाग ठीक करने वाली बात होगी। जनता ने सबक सिखा दिया उनको, मेरे लिए वही काफ़ी है। कल को अगर सरकार बनाने में आपकी भूमिका की बात आती है तो, और आपके विधायकों की ज़रूरत होती है, तो कांग्रेस, आईएनएलडी, बीजेपी, किन के साथ आप जाएंगे? सरकार हमारी बनेगी जी, क्लीन मेजोरिटी से। आप अगर किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं तो? नहीं, हम तो किंग मेकर नहीं, हम तो जनता के सेवक बनेंगे और जनता के सेवक सरकार बना के बनेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ईमानदारी और मेरे संघर्ष को इस बार आशीर्वाद देके हमें क्लियर मैंडेट देगा ताकि एक अच्छी स्वच्छ सरकार दे सकें। और जो हमने संकल्प पत्र किया है उसको इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब मुझे क्लियर मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। कितनी सीटें आप मान रहे हैं आपके गठबंधन? आज इलेक्शन आने दीजिए, इलेक्शन चलता रही है, लेकिन हम क्लियर मेजोरिटी लेके जाएंगे। सीटों का नंबर तो मैं एक बार इलेक्शन का माहौल बनने के बाद, घूमने के बाद ही बता पाऊंगा। लोग नेता कहते हैं ये बात कि बीजेपी की हवा है, मोदी का फैक्टर जो है वो अभी भी हरियाणा में काम कर रहा है, क्या कहेंगे? बीजेपी की हवा है तो ये जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते क्यों फिर रहे हैं? रामविलास शर्मा जी भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं, कहीं से जीत जाऊँ, कोई ऐसी जगह मिल जाए। कैप्टन अभिमन्यु भी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं, धनखड़ साहब भी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहे हैं। अगर वाकई में बीजेपी की हवा है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी सेफ क्यों ढूंढ रहे हैं? पहली बात, अगर मोदी साहब या बीजेपी से भी कितनी हवा है तो इनको उधार के कैंडिडेट लेने की क्या जरूरत? किसी वर्कर को खड़ा करते जीत जाएगा वो। जैसे 1987 में चौधरी देवीलाल जी की आंधी थी, उन्हें घर के मालिक को भी उन्होंने एमएलए बना दिया था। वो होती है हवा। ये तो सिर्फ बुलबुला है जो कभी फट सकता है। आपको क्या लगता है? और मोदी साहब की अगर हवा थी तो ये बाई इलेक्शन हुए हैं उत्तराखंड में, बिहार में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, तो वो आंधी क्यों नहीं दिखी इन लोगों को? दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। एक झूठे काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविकता से, धरातल से परे हैं, कोसों दूर हैं। चुनाव कब करा रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन के हाथ में है चुनाव करवाना। जितना जल्दी हो उतना लोगों को जल्दी अच्छी सरकार हम दे सकें। चंद्रमोहन जी कहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं आप चंद्रमोहन जी को? नहीं, चंद्रमोहन जी जहाँ से चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और वैसे हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा इसके ऊपर, और सीटों पे विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, कौन सी सीट पे कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो कालका से? नहीं, जहाँ से चंद्रमोहन जी चाहें, उनका अपने हल्के दोनों ही है, पंचकुला भी उनका है, कालका भी उनका है, क्योंकि पहले जॉइंट हल्का था वो, और 2 हल्के बने। जहाँ से दोनों में चाहेंगे वहाँ से लड़ा दें, कहीं और से भी चाहेंगे वहाँ से लड़ा देंगे, कोई बात नहीं। वो हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके लिए सीट उनकी अपनी चॉइस की मिलेगी उनको। जसमा देवी जी कहाँ से लड़ेंगे? जसमा देवी जी आपकी मदद? नहीं, हमारे परिवार से चंद्रमोहन जी, दुड़राम जी और मैं ही लड़ेंगे, और कोई नहीं लड़ेगा।
इनका जी नहीं लेंगे। आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अभी नहीं बता सकता, पार्टी कहेगी वहीं से लड़ दूंगा जी मैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका एवं पंचायत में आने के लिए। तो ये थी आज की पंचायत, जिसमें हमने बातचीत की कुलदीप बिश्नोई से, जिनका कहना है कि वो भले ही कुछ भी हो जाए, ओछी राजनीति वो कभी भी नहीं करेंगे और अपनी जो छवि है उसको किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे। और अपनी जीत का दावा करते हुए ये भी कह रहे हैं कि तीसरी जो बात करी जा रही है कि गोपाल कांडा इनके साथ कब आएंगे, उसके लिए वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। फिलहाल एवन पंचायत में आज इतना ही। नमस्कार।